हेलो वैरियस, आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ऑफ वैरियस में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था से संबंधित 1000 क्वेश्चन ऐसे वन लाइनर में ऐसे क्वेश्चन देखेंगे जो अक्सर एग्जाम में आते रहते हैं या आने की संभावना बनी रहती है। तो आप वीडियो को एंड तक देखना। और एक बात और बता दें, वीडियो जो है 2 पार्ट में बनेंगी। ये पहली पार्ट है और सेकेंड पार्ट जल्द से जल्द लेकर आएंगे। तो चलिए हम लोग अब क्वेश्चन देखते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो बात करें क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन जो यूपीएससी से लेकर वनडे एग्जाम सारे एग्जाम में क्वेश्चन आते रहते हैं। तो चलिए देखते हैं भारतीय संविधान की धारा से रिलेटेड। ठीक है, भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? 444। ठीक है, अब लगभग 500 तक हो गए, 450-500 तक हो गए हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह लिखा है कि भारत राज्यों का एक संघ होगा? तो अनुच्छेद 1 में लिखा गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस अनुच्छेद में नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? तो अनुच्छेद 12 से 35 जो है नागरिकों को मौलिक अधिकार प्राप्त किए गए हैं। ठीक है, दिए गए हैं। अगला हमारा प्रश्न है, किस अनुच्छेद में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? तो अनुच्छेद 5 से 11 जो है सिटीजनशिप में नागरिकता संबंधी प्रावधान दिया गया है। अगला प्रश्न है नौकरियों तथा शैक्षिक संस्थानों में समाज के कमजोर वर्गों के लिए जो आरक्षण उपलब्ध होता है कराने के लिए केंद्र सरकार को कौन सा अनुच्छेद अधिकार प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 16 के अंतर्गत दिया गया है। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? तो बात करें तो 36 से 51 जो है संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व का प्रावधान दिया गया है। ठीक है, तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिएगा, बने रहिएगा। संविधान से रिलेटेड, ठीक है, भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में आपके आए होंगे और जितने आने की संभावना है सारे इसमें कवर हो जाएंगे। आप बेफिक्र रहिएगा। और एक बात और आपसे कह देंगे, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्लीज़ आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक भी करिएगा और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। प्लीज़, जितना हम मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए तो एक लाइक तो बनता ही है। तो आपके एक लाइक से और शेयर करने से कुछ नहीं जाएगा, लेकिन हम जो मेहनत करते हैं उसका मुझे फल मिल जाएगा। ठीक है, तो प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है, आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। स्टडी ऑफ वैरियस पर स्टडी से रिलेटेड, मोटिवेशन से रिलेटेड वीडियो अक्सर अपलोड होती रहती है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? आर्टिकल 76 के अंतर्गत की जाती है। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है? तो अनुच्छेद 85 के अंतर्गत। अगला है, किस अनुच्छेद में संसद के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है? तो आर्टिकल 108 कहता है कि संसद के संयुक्त अधिवेशन के लिए राष्ट्रपति न्योता दे सकता है, इनवाइट कर सकता है, बुला सकता है। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? तो 110। ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आते रहते हैं, है ना, धन विधेयक से रिलेटेड। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति जो है अध्यादेश जारी करता है? तो आर्टिकल 123 के अंतर्गत। ठीक है, 123 के अंतर्गत। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश पर महाभियोग चलाया जा सकता है? तो अनुच्छेद 124 के अंतर्गत। ठीक है, कौन चलाता है? सांसद लोग चलाते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगता है? तो अनुच्छेद 233 के आर्टिकल। ठीक है, अनुच्छेद 233 के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र के पास अवशिष्ट शक्तियां हैं? तो अनुच्छेद 248 के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद में अंतर्राष्ट्रीय समझौते लागू करने के लिए शक्ति प्रदान की गई है? तो अनुच्छेद 253 के अंतर्गत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन करता है? तो अनुच्छेद 280। तो दोस्तों आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। ठीक है, तो ये टॉपिक वाइज चल रहा है, तो इसमें जितने भी पॉलिटिक्स से रिलेटेड जितने भी चैप्टर होते हैं सारे इसमें कवर होते रहेंगे। ठीक है, तो अभी आप लोग ऊब मत जाइए, ठीक है, बोर मत होइए कि आर्टिकल ही चल रहा है, अब इसमें बहुत कुछ बाकी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया? अनुच्छेद 315। इस 2 वीडियो में आपको पूरे पॉलिटी, ठीक है, पूरी संविधान से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आते हैं सब कवर करा देंगे। ठीक है, आपको दूसरी जगह कहीं नहीं जाना पड़ेगा। आप 2 से 3 बार वीडियो देखिएगा, आपको पूरे अच्छे तरीके से एकदम रट लोगे। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी भाषा को राजकीय भाषा घोषित किया गया था? अनुच्छेद 343 फर्स्ट के अंतर्गत। ठीक है, अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अनुसूचित जातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग की गठन किया गया था? अनुच्छेद 348 ए के अंतर्गत। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं,
संसद को संविधान संशोधन का जो अधिकार है वो किस अनुच्छेद में दिया है? अनुच्छेद 368 से के अंतर्गत जो है संविधान को, ठीक है, संसद जो है संविधान को अमेंडमेंट कर सकता है, संशोधित कर सकता है। जैसे एक CA लागू हुआ नहीं था, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो लागू हुआ था ना, इसी के अंतर्गत जो सांसदों ने अमेंडमेंट किया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संविधान की प्रक्रिया का उल्लेख है? तो अनुच्छेद 356 के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग संविधान के एक बार हुआ है? अनुच्छेद 352 में, ठीक है। क्या कह रहा है कि किस अनुच्छेद मंत्रिमंडल का शब्द का प्रयोग सिर्फ एक ही बार हुआ है? 352 में। अगला प्रश्न है, जम्मू कश्मीर को किस अनुच्छेद के अंतर्गत विशेष दर्जा प्राप्त है? 370, जो पहले प्राप्त था, अब नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 356 का संबंध किससे है? तो राष्ट्रपति शासन से, ठीक है। इसी आर्टिकल के अंतर्गत राष्ट्रपति जो है राज्य में शासन लगाता है, इसे राष्ट्रपति शासन कहते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में जो समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है, वे कौन से हैं? अनुच्छेद 14 से 18 तक, ठीक है। 14, 15, 16, 17 और 18, पाँच है, ठीक है। संविधान के किस अनुच्छेद में मूल कर्तव्यों का उल्लेख है? तो 51 का के अंतर्गत, ठीक है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत? 51 का के अंतर्गत, फंडामेंटल ड्यूटीज इसे कहते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के नागरिक का कर्तव्य होगा कि प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार करें, यह कथन किस अनुच्छेद के अंतर्गत क्या है? अनुच्छेद 1A के अंतर्गत, ठीक है। अगला प्रश्न है 51A के अंतर्गत, ठीक है। 51 है। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश दिया गया है? तो अनुच्छेद 40 के अंतर्गत, ठीक है। अगला प्रश्न है, वर्तमान में संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ हैं? तो 12 अनुसूचियाँ हैं। अगला प्रश्न है, संविधान की जो द्वितीय अनुसूची का संबंध है वो किससे है? महत्वपूर्ण पद अधिकारियों के वेतन भत्तों से रिलेटेड है। अगला है, कौन सी अनुसूची में 22 भाषाओं का मान्यता दी गई? तो 8वीं अनुसूची, ठीक है। ये भी क्वेश्चन अक्सर घुमा घुमा के पूछता रहता है, तो इसे आप नोट कर लीजिएगा। दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण किस अनुसूची में दी गई है? अनुसूची 10 में दी गई। कितने? अनुसूची 10 में दी गई। अगला प्रश्न है, संविधान की 6ठी अनुसूची किस राज्य में लागू नहीं होती है? तो मणिपुर में, ठीक है। किसमें लागू नहीं होती है? मणिपुर में नहीं लागू होती है। तो प्लीज़ दोस्तों, अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया तो शेयर कर लीजिएगा, लाइक भी कर लीजिएगा, और साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, किस राज्य के आरक्षण के विधेयक को, ठीक है, किस राज्य के आरक्षण के विधेयक को 9वीं अनुसूची में निम्नलिखित दिया गया है? तो राज्य कौन सा था? तो तमिलनाडु है। कौन सा है? तमिलनाडु है। तो दक्षिण साइड में स्थित है। आप लोग तमिलनाडु की राजधानी बताइएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची राज्य में नामों की सूची तथा राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है? तो पहली ही अनुसूची है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में जो 9वीं अनुसूची परिवर्तित हुई थी, प्रथम संविधान संशोधन के अंतर्गत हुई थी। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति पद की व्यवस्था है? तो अनुच्छेद 63 में कहा गया है कि राष्ट्रपति भी हमारे देश में होंगे। अगला प्रश्न है, वित्तीय आपात की घोषणा किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो 360 के अंतर्गत है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। और एक बात और बता दें, अगर आप लोग को वीडियो अच्छे से नहीं दिख रही हो तो एक बार फिल्टर कर लीजिएगा, ठीक है। इसका रेजुलेशन बढ़ा लीजिएगा जिससे आपको अच्छे से दिखे। राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो अनुच्छेद 340 के अंतर्गत किया गया है। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद में केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे का वर्णन है? तो 7वीं अनुसूची में। किसमें? 7वीं अनुसूची में है। अगला प्रश्न है, समवर्ती सूची किस राज्य से संबंधित नहीं है? समवर्ती सूची किस राज्य में संबंधित नहीं है? तो जम्मू कश्मीर में। तो पहले था, अब नहीं है, ठीक है। वो चिड़िया उड़ गई है। अगला प्रश्न है, संविधान लागू होने के समय समवर्ती सूची में कितने विषय थे? तो 47 विषय थे, ठीक है। कितने विषय थे? 47 थे। वर्तमान में राज्य सूची में कितने विषय हैं? आप लोग बताइए। तो कितने हैं? 66 विषय हैं। और वर्तमान में संघ सूची में कितने विषय हैं? 97 हैं। तो अगला प्रश्न है, किस अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों की जनजाति के क्षेत्रों का प्रशासन के बारे में प्रावधान है? तो वो 6ठी अनुसूची है। चलिए अब देखते हैं भारतीय संविधान के स्रोत, ठीक है। तो भारतीय संविधान के जो स्रोत है, कौन से संविधान देश से कौन सा आर्टिकल लिया गया है, ठीक है, पार्ट्स लिए गए हैं। भारतीय संविधान की जो संसदीय प्रणाली है किस देश से ली गई है? तो ग्रेट ब्रिटेन, इंग्लैंड यानी लंदन से लिया गया है, ठीक है, इंग्लैंड से लिया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का वो कौन सा लक्षण है जो आयरिश संविधान से अनुप्रेरित है? नीति निर्देशक
तत्व, क्या, नीति के निर्देशक तत्व। अगला है भारतीय संविधान का सबसे बड़ा जो एकाकी स्रोत है, जिससे भारतीय संविधान मूल रूप से सबसे ज़्यादा स्रोत लिया गया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ये भी क्वेश्चन अक्सर देते रहते हैं। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान की संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से समानता रखती है? तो कनाडा से। कौन से देश के? कनाडा से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जो संविधान में समवर्ती सूची की जो प्रेरणा ली गई वो कहाँ से ली गई है? तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में जो मौलिक कर्तव्यों को किस देश से लिया गया है? तो रूस के। जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है रूस के संविधान से लिया गया है। नोट करिए, ठीक है, दिमाग में बैठा लीजिए एक एक क्वेश्चन। जो राज्य में कलेक्टर का पद है वो औपनिवेशिक शासन के ने किस देश से उधार लिया है? तो इंग्लैंड से लिया था। अगला है कानून के समकक्ष समान संरक्षण वाक्य जो है कहाँ से लिया गया है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से। अगला है सर्वोच्च न्यायालय की जो, ठीक है, जो सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था है भारतीय संविधान में, किस देश से ली गई है? संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है। आई होप कि आप लोग को वीडियो पसंद आ रही होगी, तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, और वीडियो को लाइक करिए और दोस्तों के पास शेयर करिए, जिससे उनको भी हेल्प मिल सके, ठीक है, इस वीडियो को प्रॉफिट उठा सके। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई? तो साउथ अफ्रीका से ली गई, दक्षिण अफ्रीका से ली गई। अगला हमारा है विधि के समक्ष समता कहाँ से ली गई है? तो इंग्लैंड से लिया गया है। अगला प्रश्न है वह संवैधानिक दस्तावेज कौन सा था जिसका भारतीय संविधान तैयार करने में गहरा प्रभाव पड़ा? तो भारत सरकार अधिनियम 1935। अगला प्रश्न है भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ किस देश से ली गई है? तो जर्मनी के बीमर के संविधान से ली गई है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के जो संविधान में मूल अधिकार किस देश के संविधान से प्रेरित है? संयुक्त के बीमर संविधान से, ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका से ही लिया गया है, अगर संयुक्त बीमर नहीं मिलता है। अगला हमारा प्रश्न, संविधान में जो कानून व्यवस्था है उस कानून व्यवस्था जो शब्दावली है किस देश के संविधान से ली गई थी? संयुक्त राज्य अमेरिका थे, USA से ली गई थी। प्रस्तावना, ठीक है, प्रियम्बल की भाषा किस देश से ली गई है? तो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। चलिए अब हम लोग देखते हैं भारत के संघ एवं राज्य क्षेत्र के बारे में, जितने क्वेश्चन एग्जाम में आते रहते हैं। भारतीय संविधान में भारत को कैसे वर्णित किया गया है? तो भारत जो होगा वो राज्यों का संघ होगा, ऐसा कहा गया है। अगला प्रश्न है भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार है, वो तो किसके पास है? संसद को दिया गया है। अगला प्रश्न है नए राज्य का गठन अथवा उसकी सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसको है? संसद को है। अगला प्रश्न है 500 से अधिक देशी रियासतों को भारत में विलय करने के लिए कौन उत्तरदायी है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी उत्तरदायी हैं। अगला प्रश्न देखते हैं भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था? तो 1956 में किया गया था। अगला प्रश्न है भाषाई आधार पर जो भारत का प्रथम राज्य कौन सा गठित हुआ था? तो भाषा के आधार पर जो बना था वो आंध्र प्रदेश था। अगला प्रश्न है राज्य पुनर्गठन आयोग जो गठित हुआ था वो कब गठन किया गया था? तो 1953 में किया गया था। अगला हमारा प्रश्न है भारत में इस समय कितने राज्य व केंद्र शासित प्रदेश हैं? 28 राज्य व 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो अब 28 नहीं रह गए हैं, ठीक है। तो आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कितने रह गए हैं, ठीक है। तो आपको एक हिंट दे देते हैं, जम्मू कश्मीर जो है केंद्र शासित था उसे अलग कर दिया गया, वहाँ से 2 राज्य बढ़ गए, ठीक है। एक जम्मू एक लद्दाख हो गया, और एक दमन दीव था उसे दोनों मिलाकर एक कर दिया गया, ठीक है। दमन दीव और दादरा नगर हवेली को मिलाया है, उसमें एक केंद्र शासित किया गया, ठीक। इधर 2 केंद्र शासित प्रदेश हट गए हैं। तो आप लोग आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कितने हुए हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला। पांडिचेरी जो वर्तमान पुडुचेरी को किस वर्ष भारतीय संघ में शामिल किया गया था? तो 1962 में, ठीक है। आप लोग बताइएगा 1962 में भारत जो है किसके साथ लड़ा था? भारत का किसके साथ झगड़ा हुआ था? पाकिस्तानवा के साथ हुआ था या चीनवा के साथ हुआ था? बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। तो 1962 का युद्ध। संविधान लागू होने के बाद जो है कौन सा भारतीय संघ एक आरक्षित राज्य था? वो सिक्किम था। अगला प्रश्न है किस संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत सिक्किम को भारत का सह राज्य बनाया गया? तो 35वें संविधान संशोधन द्वारा उसे राज्य बना दिया गया। अगला प्रश्न है हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा कब मिला था? 1971 में मिला था।
अगला प्रश्न है सिक्किम को राज्य का दर्जा कब मिला था? तो 1975 में मिला था। अगला प्रश्न है राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश के अनुसार भारतीय राज्यों का व्यापक पुनर्गठन कब हुआ था? तो 1956 में हुआ था। अगला प्रश्न है रियासतों को भारत में विलय करने के लिए किसके नेतृत्व में मंत्रालय का गठन हुआ था? तो पहले बात कर चुके हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी साहब थे। अगला हमारा प्रश्न है राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे उस समय? तो फजल अली साहब थे। अगला प्रश्न है नागालैंड को अलग राज्य को दर्जा कब उसको अलग राज्य का दर्जा मिला? तो 21 दिसंबर 1963 में। आप लोग नागालैंड की राजधानी बताइएगा और वहाँ की राजभाषा बताइएगा। अगला प्रश्न है राज्यों का निर्माण जो होता है किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है? अनुच्छेद 3 के अंतर्गत। अगला हमारा क्वेश्चन है भारतीय संघ में जो 28वां राज्य बना था कौन सा बना था? तो झारखंड बना था। और झारखंड को किससे अलग किया गया था? आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। अगला प्रश्न है भारतीय मूल अधिकार जो सामान्य है, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे भारतीय मूल अधिकार से रिलेटेड जितने क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। बात करें मूल अधिकार को सर्वप्रथम किस देश से लिया गया, किस देश में मान्यता दी गई थी? संयुक्त राज्य अमेरिका में दी गई थी, वहीं से लिया भी गया था हमारे देश में भी। अब बात करते हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान के किस भाग को सबसे अधिक आलोकित कहा था? तो भाग 3 को। तो आप लोग बताइएगा भाग 3 में है ही क्या। अगला प्रश्न है भारत के संविधान में मूल अधिकार क्या है? तो मूल संविधान का हिस्सा है। अगला प्रश्न है मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? तो राष्ट्रपति जी ही कर सकते हैं। और बात करें अगले टॉपिक की, तो मौलिक अधिकार के बारे में जो है सुनवाई करने का अधिकार किसके पास है? सर्वोच्च न्यायालय के पास है, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा भारतीय संविधान का जो अस्पृश्यता, ठीक है, अनटचेबिलिटी का उन्मूलन जो हुआ था किस अनुच्छेद में है? तो 17 में कहा गया है। अगला टॉपिक है मौलिक अधिकारों का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है? वह है व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना। अगला है स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 19 से 22 के अंतर्गत, ठीक है। 19 होगा, 20 होगा, 21 होगा और 22 होगा, 4, ठीक है। अगला हमारा है टॉपिक सूचना का जो अधिकार है किस अनुच्छेद में जोड़ा गया है? तो अनुच्छेद 19A के अंतर्गत है। अगला है शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में जोड़ा गया है? तो 21 फर्स्ट A के अंतर्गत, ठीक है, 21A के अंतर्गत। अगला हमारा है अनुच्छेद 24 में जो मौलिक अधिकारों में क्या वर्णित है? बच्चों को शोषण के विरुद्ध का अधिकार है। आप लोग देख सकते हो कि हमारा संविधान कितना जो है ना, वास्तव में एक संविधान है। आप पढ़ोगे तो लगेगा कि हाँ कि हमारे देश का जो व्यवस्था बनाया गया है वाकई में कितना अच्छा है। लेकिन क्या ऐसा होता है? नहीं होता है ना। इतने सारे लॉ, इतने सारे संविधान, सब चीज़ देखोगे, रूल कभी नहीं गलत हो सकता है ना। तो रूल सबके लिए समान होता है, लेकिन लोग समान हो जाएं तो वही अच्छा है ना, क्योंकि ग्राउंड तक उन्हीं को लेके जाना है। जब आप ही नहीं सही रहोगे तो क्या करेगा, ठीक है। आवाज़ थोड़ी ना लगाएगा, गुहार थोड़ी ना लगाएगा संविधान हमारा। चलिए देखते हैं संपत्ति का अधिकार कैसा अधिकार है? तो एक कानूनी अधिकार बना दिया गया था। पहले ये मौलिक अधिकार था। आप लोग बताइएगा कौन से अमेंडमेंट में किसको बनाया गया था। अगला टॉपिक है जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है किस अनुच्छेद में है? तो 25 में है। ये भी क्वेश्चन आता रहता है, ठोक ठोक के देते हैं एग्जाम में। अगला हमारा टॉपिक है मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार किसके पास है? तो वो सांसद जी ही कर सकते हैं। सांसद जी कौन? जो राज्यसभा लोकसभा है ना, जो बैठे हैं वही लोग कर सकते हैं। अगला हमारा है किस वाद में सांसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया गया है? तो केशवानंद भारती वाद में कहा गया है कि सांसद संशोधन करिए संविधान में। अगला है कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है। अपने देश से कुछ ही मांग लो, ठीक है, तो विदेशी नागरिकों को ये नहीं दिया गया है। चलिए अगला हमारा जो टॉपिक है 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु तक शिक्षा का अधिकार कैसा अधिकार है? हमारा फंडामेंटल राइट है, सबको चाहिए, ठीक है। 6 वर्ष से 14 वर्ष तक अगर आप शिक्षा ग्रहण कर रहे हो तो ये आपका मौलिक अधिकार है, ये फंडामेंटल राइट है, ये आपका अधिकार है, हमारा संविधान ऐसा कहता है। अगला है भीमराव अम्बेडकर ने किस संविधान को किसे जो है संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा था? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो आर्टिकल 32 में है। अगला है मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रिट कहाँ दायर की जाती है? तो उच्चतम न्यायालय में। अगला हमारा टॉपिक है किस याचिका का शाब्दिक अर्थ होता है हम आदेश देते हैं? परमादेश।
कौन देता है? आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। आपको टॉपिक दे देते हैं, राष्ट्रपति जी देते हैं या सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश जी देते हैं। सूचना का अधिकार किस राज्य में लागू नहीं है? तो जम्मू कश्मीर में। पहले था अब है, ठीक है, पहले नहीं था अब है। किसी कैदी को न्यायालय में के समकक्ष प्रस्तुत करवाने के लिए किस रिट की आवश्यकता होती है? तो बंदी प्रत्यक्षीकरणकारी। अगला हमारा, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए कौन सी रिट दायर की जाती है? तो हैबियस कॉर्पस की। चलिए अगला टॉपिक जो हमारा है, मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगाने का जो अधिकार है किसके पास है? संसदों के पास है, संसद जी के पास है ना। प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है? भाषण स्वतंत्रता। किस स्वतंत्रता? भाषण की स्वतंत्रता। संविधान के अनुच्छेद 23 में किसका वर्णन है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। चलिए अगला देखते हैं। संपत्ति के जो मौलिक अधिकार को किस संशोधन द्वारा समाप्त कर दिया गया था? 44वें संविधान संशोधन द्वारा उसे अलग कर दिया गया था। अब हम लोग बात करेंगे नागरिकता, सिटीजनशिप के बारे में, ठीक है। चलिए देखते हैं। भारतीय संविधान में नागरिकता संबंधी अधिकार किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? तो अनुच्छेद 5 से 11 जो हमें सिटीजनशिप के बारे में बताता है। किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार है? अनुच्छेद 11 कहता है कि आप कानून बना सकते हैं। अगला है टॉपिक, नागरिक बनने के लिए क्या शर्त आवश्यक है? राज्य की सदस्यता होनी चाहिए। नागरिकता किस प्रकार छीनी जा सकती है यानी समाप्त की जा सकती है? देशद्रोह का आरोप लगाकर सिद्ध होने पर आपसे नागरिकता ले ली जाएगी। अगला है हमारा, भारतीय संविधान में शामिल इकहरी नागरिकता किस देश से संविधान से प्रेरित है? तो ब्रिटेन से। अब देखिए यहाँ इकहरी दो नागरिकता होती है, जैसे इकहरी है तो आपको एक बार इंडिया की नागरिकता मिल गई तो आपको राज्य की नागरिकता लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो अमेरिका देश है जिसमें आपको 2 नागरिकता लेनी पड़ेगी, एक तो देश से और एक तो आप किस राज्य में रह रहे हैं वहाँ की। चलिए अगला देखते हैं टॉपिक, किस देश में 2 ही नागरिकता का प्रावधान है? संयुक्त राज्य अमेरिका में। अगला है हमारा टॉपिक, भारत के नागरिकों को कितनी प्रकार से नागरिकता प्राप्त है? सिर्फ एक ही प्रकार से, एक बार ले लो बस। अगला हमारा टॉपिक है, संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकता के संबंध में संसद ने एक व्यापक नागरिकता अधिनियम लागू किया था। वो कब किया था? 1955 में लागू किया था। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं, नागरिकता प्राप्त करने व खोने के विषय की विस्तार से चर्चा कहाँ पर की गई है? 1955 अधिनियम में ऐसी बात बताई गई कब आप नागरिकता पा सकते हो और कब आप खो सकते हो। कितने वर्ष तक अगर आप बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी? 7 वर्ष तक अगर आप बाहर रहते हैं, गायब रहते हैं ना, तो आप गायब, नागरिकता से आप गायब। यदि कोई भारतीय व्यक्ति दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो वह भारत का नागरिक नहीं होगा। अब बात करेंगे हम लोग राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में। हमारा अगला टॉपिक है, भारतीय संविधान में जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को शामिल करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? कि हम कल्याणकारी राज्य की स्थापना करेंगे। अगला टॉपिक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक के सुविधा अनुसार अदा की जाएगी। या किसने कहा था? केटी शाह ने कहा था। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आईएएस तक के क्वेश्चन में, यूपीएससी तक से में घूम कर आया है क्वेश्चन, इसको हमारा मत समझना। अगला टॉपिक है, भारतीय संविधान का कौन सा अंग समाजवादी व्यवस्था करने की प्रेरणा देता है? तो नीति निर्देशक तत्व जो है देता है। चलिए अगला देखते हैं, संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदेश कौन देता है? तो नीति निर्देशक तत्व देता है। अगला हमारा, नीति निर्देशक तत्वों का क्रियान्वयन किस पर निर्भर करता है? सरकार के पास उपलब्ध संसाधनों पर। अगला है, मौलिक अधिकार व राज्य के नीति निर्देशक तत्व में क्या समानता है? ये एक दूसरे के पूरक हैं। अगला क्या है, क्या नीति निर्देशक तत्वों को कार्यान्वित करने के लिए मूल अधिकारों का हनन हो सकता है? तो कुछ का हो सकता है और कुछ का नहीं हो सकता है। अगला है हमारा, समान कार्य के लिए जो समान वेतन संविधान में कहाँ सुनिश्चित किया गया है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में कहा गया है। ये क्वेश्चन भी घूमता रहता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगला है, भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रोत्साहन देना कहाँ सुनिश्चित किया गया है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व में दिया गया है। अगला है हमारा टॉपिक, संविधान का कौन सा अंश भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत देता है? तो नीति निर्देशक तत्व देता है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आता रहता है। अगला है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में किस अनुच्छेद का संबंध अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित है? तो अनुच्छेद 51 से, ठीक है। अगला हमारा टॉपिक, राज्य के निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार किस आयु तक के बच्चे को निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य
का प्रावधान है अनुच्छेद 14 के अंतर्गत, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए अगला देखते हैं। भारत के किस राज्य में समान नागरिकता संहिता लागू है? तो गोवा में। ये क्वेश्चन अक्सर आता रहता है एग्जाम में। अगला बात करते हैं, नीति निर्देशक तत्वों का जो महत्व किसके लिए है? राज्य के लिए है। अगला है, समान न्याय और निःशुल्क वित्त सहायता का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 39A में ऐसा कहा गया है। अगला है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में कौन सा अधिकार शामिल नहीं है? तो सूचना का अधिकार इसमें शामिल नहीं है। और बात करें राज्य के नीति निर्देशक तत्व कौन से भाग में दिया गया है? तो भाग 4 में है, ठीक है। किस भाग में है? भाग 4 में, पार्ट 4 में है, ठीक है। और ये लिया कहाँ से गया है? आयरलैंड के संविधान से लिया गया, ठीक है। आयरलैंड से लिया गया है। चलिए अब देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं हम लोग। हमारा अगला टॉपिक है भारतीय सांसद, ठीक है। क्या? भारतीय सांसद। चलिए देखते हैं इसके बारे में। भारत की जो संघीय व्यवस्था को किस नाम से जाना जाता है? तो सांसद के नाम से जाना जाता है, ठीक है, पार्लियामेंट। बात करते हैं भारतीय संसद का निर्माण कैसे होता है? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति मिलकर जो है भारतीय संसद का निर्माण करते हैं। ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आता रहता है। तो संसद में कितने सदन होते हैं? 2, लोकसभा और राज्यसभा। बात करते हैं भारतीय संसद के जो है भारतीय संविधान कौन से भाग में दिया गया है? भाग 5 में दिया गया है। अनुच्छेद जो है 79 से 123, ठीक है, 79 से 123 तक, ठीक है। चलिए, सांसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा कहा जाता है? लोकसभा को कहा जाता है। सांसद का स्थायी सांसद कौन है? राज्यसभा है। अगला हमारा टॉपिक, भारतीय संसद का तीसरा अंग कौन सा है? कौन है? राष्ट्रपति जी हैं। बात करते हैं संसद के 2 क्रमिक अधिवेशनों का जो मध्य का अंतर होता है, समांतर होता है, कितने दिन का होना चाहिए? 6 महीने का होना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जो सांसदों के बैठक की जो अंतर होनी चाहिए, ठीक है, कितने दिन का होना चाहिए? संयुक्त अधिवेशन जो बुलाते हैं, 6 महीने पे होना चाहिए। अगला हमारा, भारतीय संसद को कौन भंग कर सकता है? राष्ट्रपति जी भंग कर सकते हैं। अगला हमारा टॉपिक, भारतीय संसद की जो संप्रभुता किसमें निहित है? न्याय समीक्षा में। अगली बात करते हैं, भारतीय संसद की दोनों, ठीक है, दोनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है? तो साधारण विधेयक में, धन विधेयक में बिल्कुल नहीं। अगला बात करते हैं, साधारण विधेयक से संबंधित गतिविरोध को दूर करने के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? तो राष्ट्रपति जी बुलाते हैं। अगला बात करते हैं, स्वतंत्र भारत में अब तक कितनी बार संयुक्त अधिवेशन हो चुका है? तो 4 ही बार हो चुका है। ठीक, कितनी बार? 4 बार। अगला टॉपिक है, क्या राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति कभी संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं? हाँ, कभी नहीं, बिल्कुल नहीं। कौन करता है? लोकसभा के जो स्पीकर होते हैं। अगला हमारा टॉपिक है, एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की जो बैठक होने आवश्यक है? 2 बार, 6 महीने के अंदर। अगली बात करें, संसद के दोनों सदनों की जो संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष। अभी इस समय कौन है? ओम बिरला जी हैं ना। बात करें, संसद के दोनों सदनों का जो सत्रवासन कौन करता है? राष्ट्रपति जी करते हैं। अगले बात करते हैं, संसदीय प्रणाली की कौन सी प्रथा है जो भारत की देन है? तो शून्य काल होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, संसद की कार्यवाही में प्रथम विषय कौन सा होता है? तो प्रश्नकाल का विषय होता है। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं, किस विधेयक को संसद में दोनों सदनों द्वारा अलग विशेष बहुमत से पारित करना आवश्यक है? तो संविधान संशोधन विधेयक। अगला टॉपिक है, संसद के वेतन का निर्माण कौन करता है? सांसद जी ही करते हैं। अगला टॉपिक है, संसदीय प्रणाली वाली सरकार को अन्य किस नाम से जाना जाता है? संघीय सरकार के नाम से जाना जाता है, द यूनियन लेजिस्लेटर, ठीक है। अगला है, संविधान लागू होने के बाद सबसे पहले त्रिशंकु संसद का गठन कब हुआ था? तो 1989 में, ठीक है, 1989 में। अगला है, अस्थायी संसद भारत में कब तक रही? ठीक है, अस्थायी संसद भारत कब तक रही? 17 अप्रैल 1952 तक रही। अगला हमारा टॉपिक है, संसद भवन यानी पार्लियामेंट हाउस का उद्घाटन कब हुआ था? 1927 में हुआ था। अगला है, संसद भवन यानी पार्लियामेंट हाउस का उद्घाटन किसने किया था? तो लॉर्ड इरविनवा किया था। अगला है, भारत की संचित निधि, ठीक है, भारत की संचित निधि से धन निर्गम पर किसका नियंत्रण है? संसद का है, कि भारत का जो टैक्स वगैरह आता है, ठीक है, जो कंसोलिडेटेड फंड होता है, कितना खर्चा करना है कितना नहीं, तो ये सांसद जी ही निर्णय करते हैं। अंग्रेजों को देख के ना बहुत गुस्सा लगता है।
राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? लोकसभा और राज्यसभा में मतभेद होने पर, जब दोनों में झगड़ा हो जाता है तब होती है। अगला है संसद का निम्न सदन कौन सा है? तो लोकसभा कहते हैं। और संसद का उच्च सदन किसे कहते हैं? राज्यसभा कहते हैं। ठीक है, जो सबसे देखिए निम्न सदन कौन है? लोकसभा है, जो चुनकर आते हैं। राज्यसभा वो भी चुनते हैं, लेकिन यही लोग चुनते हैं। विभिन्न राज्यों के जो मंत्रिमंडल जो होते हैं, ठीक है, जो विधानसभा विधान परिषद होते हैं, सब मिलकर जो है इनको चुनते हैं। अगला हमारा टॉपिक है सांसद के किस सदस्य को गैर सरकारी सदस्य कहा जाता है? जो मंत्री के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्यों को। ठीक है, जो मंत्री के अतिरिक्त जो होते हैं वो सब लोग गैर सरकारी होते हैं। अब हम लोग बात करेंगे भारत के राष्ट्रपति के बारे में। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति के बारे में हम लोग बात करेंगे। भारत की जो कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? राष्ट्रपति जी होते हैं। भारत के राष्ट्रपति की तुलना किस देश के सम्राट से की गई है? तो ब्रिटेन के सम्राट से की गई है। अगला टॉपिक, राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका की शक्तियाँ किसमें निहित है? कार्यपालिका की जितनी शक्तियाँ होती है राष्ट्रपति में निहित होती है, जो विधायिका की शक्तियाँ होती है वो मंत्रिमंडल में निहित होती है। बात है अगला, भारतीय संविधान के अनुसार भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो राष्ट्रपति जी ही होते हैं। अगला है भारत की तीनों सेनाओं का जो सर्वोच्च होता है वो राष्ट्रपति जी होते हैं। अगला टॉपिक है भारत के राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार की जो सबसे कम आयु होनी चाहिए वो 35 वर्ष होनी चाहिए। बात करते हैं राष्ट्रपति का चुनाव किस पद्धति द्वारा होता है? समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय प्रणाली द्वारा। ठीक है, इसमें रैंक दिया जाए, जैसे आप दिए, आप फर्स्ट प्रियोरिटी किसको दे रहे हैं, सेकेंड प्रियोरिटी किसको दे रहे हैं, ऐसे होता है। अगला टॉपिक है भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन संचालित करता है? तो निर्वाचन आयोग ही करता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। अगला टॉपिक है राष्ट्रपति के चुनाव जो संबंधी मामले कहाँ भेजे जाते हैं? उच्चतम न्यायालय में। अगला बात करते हैं भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्ष के लिए होता है? तो 5 वर्ष के लिए होता है। अगला है राष्ट्रपति को उनके पद से कैसे हटाया जा सकता है? सांसद द्वारा महाभियोग लगाकर हटाया जा सकता है। अगला है राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद पर लगाया जाता है? संविधान का अतिक्रमण करने पर। ठीक है, जब वो संविधान का हद से ज़्यादा अतिक्रमण कर देते हैं तो लगा दिया जाता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आधार पर लगाया जाता है? अमेरिका के संविधान के रिगार्डिंग ऐसा है। अगला हमारा टॉपिक है भारत के राष्ट्रपति को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? भारत का जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो दिलाते हैं। अगला है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश के समकक्ष शपथ ग्रहण करता है? अनुच्छेद 60 के अंतर्गत। अगला है संविधान राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो उपराष्ट्रपति को। अगला है राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसे देता है? लोकसभा अध्यक्ष को दे देता है। अगले टॉपिक की बात है भारत में ऐसे कौन से राष्ट्रपति हुए जो एकदम निर्विरोध चुने गए थे? तो नीलम संजीव रेड्डी जी थे। अगला है स्वतंत्र भारत के जो प्रथम राष्ट्रपति जी थे वो किस राज्य से थे? बिहार से थे। कौन से थे? बिहार। अगला है भारत के किस राष्ट्रपति की जो मृत्यु हो गई थी उनके कार्यकाल खत्म होने से पहले ही हो गई थी? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन जी थे। अगला है भारत का उपराष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है? तो उपराष्ट्रपति की। ठीक है, भारत का राष्ट्रपति जो होता है उपराष्ट्रपति की नियुक्ति नहीं करता है, ये बात याद रखना। अगला है वित्त बिल के लिए किसकी स्वीकृति आवश्यक है? राष्ट्रपति की। अगला है लोकसभा व राज्यसभा के राष्ट्रपति कुल कितने सदस्य को मनोनीत करता है? 14। 12 जो है राज्यसभा में, 2 लोकसभा में। अब जो है राज्यसभा में, शायद लोकसभा में नहीं है। अगला है भारत के राष्ट्रपति कौन सलाह देता है? तो संघीय मंत्रिमंडल। अगला है कौन सा व्यक्ति कार्यवाहक राष्ट्रपति तथा उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश रहा था? तो एम हिदायतुल्लाह जी थे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। किस विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता है? धन विधेयक को लिए। धन विधेयक अगर गया राष्ट्रपति के पास भेजे लोकसभा वाले तो वापस नहीं करना उसे। ठीक है। अगला है युद्ध अथवा बाहरी आक्रमण की स्थिति में आक्रमणकारी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कौन कर सकता है? तो राष्ट्रपति जी करते हैं। अगला है किसी व्यक्ति को दोषी पाए जाने पर कौन उसे क्षमादान दे सकता है? तो राष्ट्रपति जी ही देते हैं। अगला है भारत के राष्ट्रपति ने किस मामले में वीटो शक्ति का प्रयोग किया था? तो भारतीय डाक अधिनियम के अंतर्गत किया था। आप बताइएगा तब राष्ट्रपति कौन थे? अगला है भारत के राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कार्यभार कौन ग्रहण करता है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश जी करते हैं। ठीक है, चलिए अगला टॉपिक देखते हैं हम लोग। देखिए अध्यादेश जारी करने का जो अधिकार है राष्ट्रपति का, कौन सा अधिकार है? ये विधायकी अधिकार है। कौन सा?
विधायी अधिकार है। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा चुना जाता है? सांसदों व विधानसभा के सदस्यों द्वारा। सांसद में राज्यसभा, लोकसभा एवं विधानसभा के सदस्य, ठीक है, जो चुने होते हैं, ठीक है, मनोनीत नहीं। अगला प्रश्न, श्रीमती प्रतिभा पाटिल भारतीय गणतंत्र में कौन सी राष्ट्रपति थी? तो 12वीं थी। अगला हमारा है, कौन से राष्ट्रपति 2 बार राष्ट्रपति चुने गए थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। अगला है, किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति जी को है, ठीक है। देखते हैं, भारत का संवैधानिक जो संविधान का अध्यक्ष होता कौन होता है? राष्ट्रपति जी होते हैं। अगला है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव कैसे हुआ था? संविधान सभा द्वारा हुआ था, तब वो 2 वर्ष के लिए राष्ट्रपति बने थे। भारत का राष्ट्रपति ठीक है, राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत करता है? तो 12। अगला है, भारत के राष्ट्रपति का वेतन कितना है? 1.5 लाख रुपए है। तो आप लोग वेतन बढ़ी हुई है, ठीक है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कितना हुई है, ठीक है। तो हम लोग बता देखते हैं, 3 से 4 लाख के रेशियो में है, ठीक है, अंडर में। आप लोग बताइएगा, एकदम एक्यूरेट बताइएगा। अगला है, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन कितने समय के लिए रह सकता है, यानी कितने समय के लिए रह सकता है? तो 3 वर्ष के लिए। उससे आगे बढ़ाना है तो सांसद द्वारा उसे परमिट करना पड़ेगा, ठीक है। राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं। अगला टॉपिक है, भारतीय संविधान के अनुसार भारत का राष्ट्रपति राज्य का क्या होता है? राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष होता है। अगला है, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? तो अप्रत्यक्ष रूप से होता है, ठीक है। अगला है, राष्ट्रपति चुनाव के लिए प्रस्तावक एवं अनुमोदकों की संख्या कितनी होती है? 50-50 होती है, ठीक है, कि अगर आपको 50 लोगों ने अनुमोदित कर दिया कि नहीं राष्ट्रपति होना चाहिए, तो आप फिर आ गए, तो आपको राष्ट्रपति के लिए खड़े हो सकते हो। अगला है, भारत में किसने चुनाव में अनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है? ठीक है, भारत के किसके चुनाव में? तो अनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है, तो राष्ट्रपति के चुनाव में। अगला है, राष्ट्रपति पद रिक्त होने पर कितने समय में भरना आवश्यक है? 6 माह के अंदर उसे भर जाना चाहिए। अगला है, भारत के राष्ट्रपति की मर्जी तक किसी राज्य में अपने पद पर कौन रह सकता है? राज्यपाल जी रह सकते हैं। वैसे तो 5 साल उनका है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रपति किस सूची के विषय पर अध्यादेश जारी करता है? संघ एवं समवर्ती सूची दोनों पर अध्यादेश जारी कर सकता है। अगला है, जब किसी विधेयक को संसद में प्रस्तुत किया जाता है तो किसकी अनुमति के बाद वह अधिनियम बन जाता है? तो राष्ट्रपति की अनुमति के बाद वो अधिनियम बन जाता है, ठीक है। राष्ट्रपति ने साइन कर दिया तो वो अधिनियम बन गया। चलिए अब बात करते हैं हम लोग भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में। भारत के उपराष्ट्रपति की तुलना किस देश के उपराष्ट्रपति से की जाती है? संयुक्त राज्य अमेरिका के। अगला है, राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है कौन होता है? उपराष्ट्रपति जी होते हैं। तो एक बात और आपको बता दें कि उपराष्ट्रपति को उनके पद के लिए वेतन नहीं मिलता है, ठीक है। राज्यसभा के अध्यक्ष होने के लिए उनको वेतन मिलता है। राज्यसभा की बैठक की सभापति कौन करता है? तो उपराष्ट्रपति जी करते हैं। उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? वो भी अप्रत्यक्ष रूप से ही होता है। चलिए, उपराष्ट्रपति के चुनाव हेतु कौन सा प्रणाली अपनाई जाती है? तो एकल संक्रमणीय प्रणाली अपनाई जाती है, जैसे राष्ट्रपति की अपनाई जाती है। अगला है, उपराष्ट्रपति को पद व गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो इन्हें राष्ट्रपति जी ही दिला देते हैं, लेकिन राष्ट्रपति को जो है उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। अगला है, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो संसद के दोनों सदन करते हैं, ठीक है। इसमें देखिए, उपराष्ट्रपति का चुनाव जो करते हैं सांसद के दोनों सदन, राज्यसभा लोकसभा करते हैं। इसमें जो है विधानमंडल के विधान परिषद के सदस्य नहीं करते, ठीक है, विधानसभा के। अगला है हमारा, उपराष्ट्रपति जो है अपना पद त्यागपत्र किसे देता है? राष्ट्रपति को देता है। अगला है, उपराष्ट्रपति अपने मत का प्रयोग कब करता है? जब मतों के बराबर रहने की स्थिति होती है, जब टाई हो जाता है तब उपराष्ट्रपति अपना भी मत देता है, नहीं तो नहीं देता है। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, ठीक है, डॉक्टर राधाकृष्णन सर्वपल्ली जी थे। अगला है, कार्यकाल समाप्त होने से पहले उपराष्ट्रपति को हटाने का अधिकार किसके पास है? सांसद के पास है। अगला है, किस सदन में उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का प्रस्ताव रखा जाता है? तो राज्यसभा में रखा जाता है। अगला है हमारा, भारत में लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति कौन रहे थे? तो डॉक्टर राधाकृष्णन सर्वपल्ली जी थे। अगला हमारा, मोहम्मद हामिद अंसारी का जो है क्रम के हिसाब से कौन सा राष्ट्रपति हैं? 22वें थे, लेकिन अब कौन है? एम वेंकैया नायडू जी हैं। अगला टॉपिक है,
उपराष्ट्रपति के चुनाव में उम्मीदवार के नामांकन के लिए जो निर्वाचन मंडल में कम से कम कितने अनुमोदन आवश्यक होना चाहिए, उसमें 20 होना चाहिए। ठीक है, इसमें 20 लोग अगर कह दिए, ठीक है, पार्लियामेंट से कि इन्हें राष्ट्रपति के लिए चुना खड़ा होना चाहिए, तब आप हो सकती है। और उपराष्ट्रपति के लिए, और राष्ट्रपति के लिए 50। अब बात करते हैं उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी जो विवाद होता है कहाँ जाता है, वो भी सर्वोच्च न्यायालय में ही जाता है। उपराष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है कितने वर्ष का होता है, 5 साल का होता है। उपराष्ट्रपति हेतु कम से कम कितनी आयु आवश्यक है, 35 वर्ष है। उपराष्ट्रपति को किसके समान वेतन मिलता है, लोकसभा के अध्यक्ष के समान। ठीक है, जितना लोकसभा के अध्यक्ष को मिलता है उतना ही उपराष्ट्रपति को मिलता है जो राज्यसभा के अध्यक्ष होता है। अगला हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति का वर्णन है, 63 में कहा गया है कि भारत में एक उपराष्ट्रपति भी होगा। अगला हमारा है ना कि भारत में एक उपराष्ट्रपति भी होंगे। अगला है, उपराष्ट्रपति किस सदन का सदस्य नहीं हो सकता है, राज्यसभा का वो सदस्य बिल्कुल नहीं हो सकता है। चलिए देखते हैं जो है, ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिएगा और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, जिससे स्टडी ऑफ वायरस पर आने वाले सारे वीडियो को नोटिफिकेशन मिल सके। और हम इतना वर्क करते हैं, मेहनत करते हैं, उसका फल भी मुझे मिले। ठीक है, तो प्लीज़ आपके लाइक शेयर करने से कुछ नहीं जाएगा, आपकी जेब से कुछ नहीं जाने वाला है। ठीक है, लेकिन आप लाइक शेयर कर देते हो तो हम भी मोटिवेट होंगे और मुझे भी अच्छा लगेगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। वर्तमान में राज्यसभा का सदस्य की संख्या कितनी है, 245 है। 245 250 होती है। अगला है, राज्यसभा के लिए प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधित्व का चुनाव कौन करता है, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य करते हैं। अगला हमारा टॉपिक है राज्यसभा में। ठीक है, राज्यसभा में राज्यों का जो प्रतिनिधित्व किस पर निर्भर करता है, राज्य की जनसंख्या पर। ठीक है, जो 10 लाख के अब होना चाहिए। अगला हमारा है, राज्यसभा में किस राज्य के प्रतिनिधि की संख्या सबसे ज़्यादा है, तो उत्तर प्रदेश की है। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कितनी है। अगला बताइए, राज्यसभा का सदस्य का कार्यकाल कितना होता है, तो 6 वर्ष का होता है। अगला है, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए जो कम से कम आयु कितनी होनी चाहिए, 35 वर्ष होनी चाहिए। अगला टॉपिक है, किस सदन को भंग नहीं किया जा सकता, तो राज्यसभा को भंग बिल्कुल नहीं किया जा सकता। अगला है, लोकसभा और राज्यसभा में गणपूत की संख्या कितनी होती है, कुल सदस्य संख्या के 1/10। ठीक है, गणपूत मतलब मंत्रिमंडल के, ठीक है, जो वित्त मंत्री होते हैं, रेल मंत्री, हेमंत मंत्री होते, वही सब। ठीक है, अगर आप 1/10 होना चाहिए। अगला है, वह कौन सा सदन है जिसका अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं हो सकता है, राज्यसभा। अगला है, लोकसभा द्वारा जो पारित धन विधेयक राज्यसभा को प्राप्त होने के कितने दिन बाद तक लोकसभा को लौटाया जा सकता है, तो 14 दिन बाद लौटा दें एकदम अच्छे से। अगला है, राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, क्यों, क्योंकि यह कभी भंग नहीं होता और इसके 1/3 सदस्य, ठीक है, ये भी पूछता है कितने, 1/3 सदस्य जो होते हैं 2 वर्ष बाद रिटायर होते हैं। कितने वर्ष बाद, 2 वर्ष बाद, ये भी पूछता रहता है, स्टार लगा लो। अगला हमारा, राज्यसभा के सदस्यों को नामित करने का अधिकार किसके पास है, राष्ट्रपति जी के पास है। अगला हमारा, जो राज्यसभा की प्रथम महिला सचिव कौन थी BM रमा देवी जी थी। अगला हमारा टॉपिक, राज्यसभा का पहली बार गठन कब हुआ था, 3 अप्रैल 1952 को हुआ था। और राज्यसभा की जो प्रथम बैठक हुई थी तो 13 मई 1952 को हुई थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत में किसकी स्वीकृति के बिना कोई भी सरकारी खर्चा नहीं किया जा सकता है, संसद के बिना। ठीक है, सरकारी खर्चा संसद, सरकार का एक भी पैसा कोई नहीं ले सकता जब तक सांसद लिख के ठप्पा लगा के ना दे। अगला है, राज्यसभा में सभापति की अनुपस्थिति में राज्यसभा का संचालन कौन करता है, तो सभापति जी करते हैं। अगला है, राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनाव को अधिसूचना कौन जारी करता है, तो निर्वाचन आयोग। ठीक है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। अगला है, केंद्रीय संसद राष्ट्रहित में राज्य सूची के विषय पर कानून कब बना सकती है, जब राज्य में उपस्थित सदस्यों को 2/3 बहुमत मिल जाए तब वो बना सकती है। चलिए अगला देखते हैं। राज्यसभा की 2 बैठकों के मध्य अंतर कितना होना चाहिए, अधिकतम 6 माह, जो लोकसभा के सदस्यों की बैठक के अंतर होना चाहिए। अगला बात करते हैं कि राज्यों का राज्यसभा में प्रतिनिधि नहीं है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़ और दादरा नगर हवेली, लक्षद्वीप एवं दमन द्वीप, ये सब में उनके प्रतिनिधि एक भी नहीं है राज्यसभा में। ठीक है, इस राज्य से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी कौन नहीं होता है, तो मंत्री परिषद बिल्कुल नहीं होते हैं। बात करते हैं, भारत के कौन से प्रधानमंत्री थे जो राज्यसभा के सदस्य रहे थे, तो श्रीमती इंदिरा गांधी व मनमोहन सिंह जी जो है राज्यसभा से प्रधानमंत्री चुने गए थे।
ये बात याद रखना। अब हमारा टॉपिक होने वाला है लोकसभा, ठीक है। बात करते हैं अब लोकसभा की। जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन को क्या कहेंगे? लोकसभा कहेंगे। संविधान में लोकसभा के सदस्यों की मूल संख्या कितनी है? 552 है। और वर्तमान में लोकसभा में कितने सदस्य हैं? 545 है। अगला है राष्ट्रपति जो अगला भारतीय समुदाय के कितने प्रतिनिधित्व को लोकसभा में साबित कर सकता है? तो 2 लोग को कर सकता है। अगला है लोकसभा में किस आधार पर सीटें आवंटित होती है? जनसंख्या के आधार पर। जिस राज्य में जितनी ज़्यादा जनसंख्या रहेगी उतनी ज़्यादा वहाँ की सीटें मिलेंगी। अगला है वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों को आवंटन किस पर आधारित है? 1971 की जनगणना के आधार पर किया जाता है। अगला है कौन सी लोकसभा के चुनाव 4 चरणों में हुए थे? 14वीं लोकसभा के चुनाव 4 चरणों में हुए थे। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं हम लोग। अगला टॉपिक है हमारा लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष, ठीक है। आप 25 वर्ष हो गए तो प्रधानमंत्री तक का चुनाव लड़ सकते हैं। अगला है कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? तो उत्तर प्रदेश है। कौन है? उत्तर प्रदेश से। आप लोग बताइएगा कितने भेजता है, ठीक है। अगला है किन बड़े राज्यों में लोकसभा सीटें समान है? तो आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल में। अगला है उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधिक संसदीय क्षेत्र किस राज्य का है? तो महाराष्ट्र का है। अगला है किस राज्य में लोकसभा सदस्यों की संख्या सबसे कम है? नागालैंड, सिक्किम, मिजोरम में है। अगला है लोकसभा का नेता कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। अगला है लोकसभा का नेता कौन होता है? लोकसभा का अध्यक्ष होता है। कौन होता है? लोकसभा अध्यक्ष होता है। अगला हमारा है अगला है भूतपूर्व सांसद सदस्यों को पेंशन व्यवस्था कब लागू की गई थी? 1976 से दी गई है। अगला है लोकसभा में कम से कम कितने सत्र जारी होते हैं? वर्ष में 2 बार होना चाहिए। अगला है लोकसभा को कौन भंग कर सकता है? राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर। अगला है वित्तीय बिल कहाँ पास हो सकता है? लोकसभा में ही से पास होता है। अगला है अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लगाया जाता है? तो लोकसभा में लगाया जाता है। अगला है बजट किसके द्वारा पारित किया जाता है? तो लोकसभा द्वारा पारित किया जाता है। अगला है हमारा लोकसभा के सदस्यों को की जो है निर्योग्यता से संबंधित प्रश्नों का निर्णय कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष जी करते। चलिए देखते हैं अगला टॉपिक। अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष को क्या कहते हैं? प्रोटेम स्पीकर कहते हैं। अगला प्रश्न है प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। अगला है कितने दिनों तक अनुपस्थित रहने पर लोकसभा के सदस्य की सदस्यता समाप्त हो जाती है? तो 2 माह तक। अगला है किस विधेयक को केवल लोकसभा ही पारित करती है? तो वित्त विधेयक को, ठीक है, इसे कहते हैं मनी बिल। अगला है मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। अगला है किस अवस्था में सांसद लोकसभा का कार्यकाल बढ़ा सकती है? तो आपातकाल की स्थिति में। अगला है संसद एक बार में लोकसभा के कार्यकाल को कितने समय के लिए वृद्धि कर सकती है? तो 1 साल के लिए वृद्धि कर सकती है। चलिए किस वर्ष लोकसभा का कार्यकाल एक करके 2 बार बढ़ाया गया था? 1976 में बढ़ाया गया था। अगला है राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ क्या होता है? प्रश्नोत्तर शब्द का, ठीक है। आके आप लोग एक दूसरे से क्वेश्चन पूछेंगे। अगला है कि यदि कोई व्यक्ति राज्यसभा का सदस्य है तो वह क्या लोकसभा में अपना वक्तव्य दे सकता है? बिल्कुल दे सकता है। अब बात करेंगे हम लोग भारत के प्रधानमंत्री व मंत्रिपरिषद के बारे में, ठीक है। चलिए देखते हैं। भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति जी करते हैं, ठीक है। यही जो है शपथ दिलाते हैं। अगला है योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री जी होते हैं। अगला है संघीय मंत्रिमंडल की बैठक का सभापति कौन होता है? तो प्रधानमंत्री जी होते हैं। अगला है प्रधानमंत्री कार्यकाल कितना होता है? तो 5 वर्ष का होता है। अगला है प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देने वाले पहले प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई जी थे। अगला हमारा है कौन से प्रधानमंत्री सबसे अधिक समय तक प्रधानमंत्री रहे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। अगला है प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए। अगला है संसदीय शासन प्रणाली जो थी सर्वप्रथम किस देश से लागू हुई थी? तो ब्रिटेन से लागू हुई थी। अगला है भारतीय संविधान के अनुसार तथ्यात्मक संप्रभुता किसमें निहित है? तो प्रधानमंत्री में निहित है।
अगला है भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे। कहाँ से थे? उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद से थे। अगला है अभी तक कितने प्रधानमंत्री की मृत्यु अपने पद पर रहते हुए हुई है? 3 की हुई है। तो आप लोग बताइएगा कौन कौन थे। अगला है प्रधानमंत्री को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति जी दिलाते हैं। अगला है किस प्रधानमंत्री ने एक बार अपने पद से हटने के बाद दोबारा पद संभाला था? तो इंदिरा गांधी जी थी। कौन थी? इंदिरा गांधी जी थी। चलिए अगला देखते हैं। जवाहरलाल नेहरू के बाद भारत के प्रधानमंत्री कौन बने? तो गुलज़ारी लाल नंदा बने थे। अगला है संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका की शक्ति किसके पास होती है? तो प्रधानमंत्री के पास होती है। अगला है सबसे कम आयु में प्रधानमंत्री कौन बने थे? तो राजीव गांधी जी बने थे, जब उनकी मम्मी जी मार उठी थी। अगला है लोकसभा में बहुमत दल का नेता कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। अगला टॉपिक, किस प्रधानमंत्री की नियुक्ति के समय वे किसी भी सदन का सदस्य नहीं थे? HD देवगौड़ा थे। अगला है कौन से प्रधानमंत्री एक भी दिन संसद नहीं गए? तो चौधरी चरण सिंह जी एक दिन भी संसद में नहीं गए थे। अगला है यथार्थ कार्यपालिका की समस्त सत्ता किसमें नहीं थे? तो मंत्रिपरिषद में नहीं थे। अगला है संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री जो होते हैं किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। अगला है भारत में किसी भी सदन का सदस्य बने बिना कोई मंत्री पद पर कितने दिन तक रह सकता है? 6 माह तक। कितने? 6 माह तक। अगला है संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिपरिषद की नियुक्ति व पदच्युत का प्रावधान है? अनुच्छेद 75 में। अगला है मंत्रिमंडल का गठन कौन करता है? तो केंद्रीय मंत्री करते हैं। अगला बात करते हैं स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे। अगला है कौन सा प्रस्ताव संसद में मंत्रिपरिषद रख सकती है? तो विश्वास प्रस्ताव रख सकती है। अगला है मंत्रिपरिषद के सदस्यों को जो गोपनीयता की शपथ दिलाता है कौन दिलाता है? राष्ट्रपति जी दिलाते हैं प्रधानमंत्री के साथ ही। अगला है भारत के मंत्रिपरिषद में अधिकतम सदस्य कहाँ से लिए जाते हैं? तो लोकसभा से लिए जाते हैं। अगला है स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रतिरक्षा मंत्री कौन थे? गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। अगला है इस समय कौन है? आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? जॉन मथाई थे। अगला है क्या राज्यसभा का सदस्य मंत्रिपरिषद का सदस्य बन सकता है? तो बिल्कुल बन सकता है। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक से हम लोग लोकसभा के अध्यक्ष से पढ़ेंगे, ये भी देख लेते हैं ना। चलिए ये भी देख लेते हैं, लोकसभा का अध्यक्ष भी देख लेते हैं, ठीक है। तो लोकसभा के अध्यक्ष से हमारा टॉपिक है। तो लोकसभा का अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? तो लोकसभा के सदस्य लोग करते हैं। अगला है लोकसभा का जो अस्थायी अध्यक्ष कौन नियुक्त करता है? तो राष्ट्रपति जी नियुक्त करते हैं। अगला है लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देगा? तो लोकसभा के उपाध्यक्ष को देगा। अगला टॉपिक है देखिए निर्णायक मत देने का अधिकार किसको है? तो लोकसभा के अध्यक्ष को ही है। अगला है लोकसभा का सचिवालय किसमें नियंत्रित होता है? तो लोकसभा अध्यक्ष में। अगला है भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो GB मौलंकर जी थे। अगला है भारतीय संसद के दोनों सदनों में के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। अगला है लोकसभा में किसी भी, ठीक है, विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रणाली करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष ही बताते हैं कि कैसा विधेयक है। अगला है किसी समिति का पदेन अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष होता है? नियमित समिति के, ठीक है। कौन सी समिति के? नियमित समिति के। अगला है लोकसभा का जो महासचिव की नियुक्ति कौन करता है? तो लोकसभा के स्पीकर जी करते हैं। अगला है कोई स्पीकर के खिलाफ, ठीक है, अविश्वास प्रस्ताव लाया गया KM हेगड़े के, ठीक है, खिलाफ लाया गया था। अगला है लोकसभा का जनक किसे माना जाता है? GB मौलंकर को माना जाता है। अगला है लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन रहे थे? अनंत शयनम अपांगर थे, ठीक है। कौन थे? अनंत शयनम अपांगर। अगला है किस लोकसभा के अध्यक्ष का कार्यकाल सबसे लंबा रहा था? तो बलराम जाखड़ का था। अगला है लोकसभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष की नियुक्ति में लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का वरिष्ठ अध्यक्ष करता है, ठीक है, सदस्य करता है। अगला है राष्ट्रमंडल अध्यक्षों के सम्मेलन का प्रदेश जो सचिव होता है कौन कहलाता है? लोकसभा का महासचिव। अगला है भारत के लोकसभा अध्यक्ष किस देश के हाउस ऑफ कॉमन्स के अध्यक्ष की तरह होते हैं? तो इंग्लैंड के। अगला है लोकसभा का सचिव जो होता है सचिवालय इसके प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण का कार्य करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष। अगला है भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? तो मीरा कुमारी जी थी।
तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। कल के टॉपिक हमारा जो होगा, अगला नेक्स्ट वीडियो जो टॉपिक होगा वो कैग के, ठीक है, नियंत्रक एवं माध्यमिक परीक्षा के बारे में होगा। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। आपकी एक लाइक और आपकी एक सब्सक्राइब, ठीक है, शेयर से हमारा जो है जितने मेहनत करते हैं उसका फल मुझे मिल जाएगा, ठीक है। आपकी जेब से एक भी पैसा नहीं जाने वाला है। तो अगर किसी का भला होता है तो कर दीजिए ना, क्या दिक्कत है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये पहला टॉपिक था, ठीक है, ये पहला पार्ट था वीडियो का। दूसरा पार्ट जल्द से जल्द आने वाला है, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा और नोटिफिकेशन, ठीक है, ऑन रखिएगा बेल आइकन प्रेस करके, जिससे आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ठीक है, आनंद रहिए और अपने आसपास साफ सफाई रखिए और एक दूसरे का सम्मान करिए।